हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे। मैं हरिओम राठौर, आपके यूट्यूब चैनल सॉरी, पहले इसका लाइव क्लास विद हरिओम नाम था, अब क्या हो गया हरिओम क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। चलिए फिर आपको आज एक बात बताने आए हैं कि आपका आज लाइव नहीं हो पाया क्योंकि आज नेटवर्क एरर या कुछ एरर, सर्वर एरर था, जिसके कारण कनेक्ट ही नहीं हो रहा था यूट्यूब ओबीएस स्टूडियो से। तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिकॉर्ड आपको प्रीमियर के रूप में दिया जा रहा है। आपको लाइव जैसा ही फील आना चाहिए, ठीक है, एकदम लाइव लगेगा ही आपको क्लास में, सिर्फ आपका नाम हम नहीं ले पाएंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखने से पहले हम जानते हैं क्या है। एनसीईआरटी या बीएसटी बीपीसी बुक एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लास 9 है आज। 100 क्वेश्चन, सॉरी 125 क्वेश्चन करेंगे। कितना करेंगे? 125 क्वेश्चंस करेंगे। मेरे द्वारा यह निकाला गया क्वेश्चन है एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से। चलिए अब हम करते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है? पहला क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन क्या है? मछली के कॉड से लीवर तेल मिलता है, जिसमें किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? मछली के कॉड से जिसमें जो लीवर तेल मिलता है, जिसमें किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? विटामिन डी। किसकी? विटामिन डी की मात्रा। किसकी मात्रा? विटामिन डी की मात्रा। सभी लोग मेरे साथ फास्ट बोलते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, ठीक है। पीसीआरए का शब्द विस्तार क्या है? पीसीआरए, भारत में पीसीआरए का शब्द विस्तार क्या है? तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन क्या है? पीसीआरए का शब्द विस्तार है। इनमें कौन समाप्त होने वाली संसाधन नहीं है? इनमें कौन समाप्त होने वाली संसाधन नहीं है? आपके पास ऑप्शन एक है सूर्य का प्रकाश, वन्य जीव, कोयला, पेट्रोलियम। क्या क्या नहीं है बताइए जल्दी से, क्या नहीं है? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? अरे कौन समाप्त होने वाली संसाधन नहीं है? तो सूर्य का प्रकाश, ठीक है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन क्या कहलाता है? आयनीकरण, कार्बनीकरण, जीवाश्मीकरण, हाइड्रोजनीकरण। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो कार्बनीकरण। क्या कहलाता है? कार्बोनीकरण। क्या कहलाएगा? कार्बनीकरण। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा सही उत्तर? कार्बन डाइऑक्साइड। बताते चलेंगे कि आपका क्लास थोड़ा सा फास्ट है या स्लो है। लाइव जैसा लग रहा है या थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है, थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रहा है, सभी आप क्या करेंगे? आप कमेंट करेंगे, जिससे हमें पता चले कि हमारा क्लास में कितना इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, कितना नहीं करना है, ठीक है कि नहीं? इम्प्रूवमेंट तो करना ही करना होता है, नहीं करने का कोई सवाल है ही नहीं। इस्पात के औद्योगिक निर्माण और धातुओं के निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? इस्पात के औद्योगिक निर्माण और धातुओं का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्बन का एक होता है, कोयला का एक अपरूप होता है। क्या होता है? कोयला के प्रक्रमण से कोक प्राप्त होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है? औद्योगिक निर्माण और धातुओं के निष्कर्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। इनमें किसकी प्रकृति कठोर, संलग्न और काला होती है? किसकी प्रकृति, यानी कि कौन सा देखने में कठोर होगा, यानी कि कठोर होगा, संलग्न होगा और काला होगा? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? कोक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा सही उत्तर? कोक। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जा रहा है, किया जाता है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास पैराफिन, बिटुमिन, देख लेते हैं, और किसके बाद क्या है? कोलतार के जगह पर किसका उपयोग किया जा रहा है? बताइए जल्दी से। पेट्रोलियम उत्पाद, डामर, एस्फॉल्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तब कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद है? तो बिटुमिन। कौन सा? बिटुमिन। बिटुमिन का प्रयोग किया जा रहा है, कर रहे हैं हम लोग, तो कोलतार के जगह पर कौन सा प्रयोग करें? बिटुमिन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है सीएनजी। क्या है? सीएनजी। क्या है? सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परिष्करण। क्या कहलाएगा? परिष्करण। क्या कहलाएगा? परिष्करण, ठीक है। कार्बन से प्रक्रमण की क्रिया के द्वारा कोक, कोलतार और कोयला गैस का निर्माण होता है, ठीक है। एलपीजी शब्द का विस्तार है, एलपीजी शब्द का विस्तार है, आपके पास ऑप्शन है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन बी है लाइट पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन सी है लिक्विफाइड पावर गैस। तो एलपीजी का शब्द विस्तार क्या है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग।
वैसलीन में किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? वैसलीन में किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वैसलीन में पैराफिन। किसका प्रयोग किया जाता है? पैराफिन का। किसका प्रयोग किया जाता है? पैराफिन का। ठीक है, स्नेहक में स्नेहक तेल। पेट्रोल का कहां पर यूज किया जाएगा? तो पेट्रोल का किसमें यूज किया जाता है? शुष्क यानी कि ड्राई क्लीनिंग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लंदन में कब कोयले गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों की रोशनी के लिए किया गया था? तो लंदन में 1810 में कोयले गैस का उपयोग सर्वप्रथम 1810 में किया गया। ठीक है, किसके लिए? सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया। विश्व का पहला तेल का कुआं पेनिसिल्वेनिया पेंसिल्वेनिया अमेरिका में ड्रिल किया गया था। कब? विश्व का पहला तेल कुआं का ड्रिल कब किया गया? अमेरिका में 1859। कितना? 1859, 1859, 1859। काला सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? काला सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? तो काला सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। किसे कहा जाएगा? पेट्रोलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएनजी का शब्द विस्तार है। ऑप्शन एक है आपके पास कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन बी है कॉम्पैक्ट नेशनल गैस, ऑप्शन सी है कंप्रेस्ड नेशनल गैस, ऑप्शन डी है कंप्रेस्ड न्यू गैस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कोई दिक्कत यहां तक बताइएगा? क्लास कैसा लग रहा है? क्लास अगर फास्ट है तो इसको स्लो कर लिया जाएगा अगले वीडियो में। ठीक है, आज हमारी लाइव क्लास किसी कारण से विघ्न आ गया लाइव क्लास में। ठीक है, पता नहीं किसकी नजर लग गई या नेट सॉफ्टवेयर एरर आ गया, पता नहीं क्या हुआ, जिससे कारण लाइव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था ओबीएस और यूट्यूब से। कोलतार लगभग कितने पदार्थों का मिश्रण होता है? कोलतार कितने पदार्थों का? 200। कितने का होता है? 200। ठीक है, किसका उपयोग विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री में किया जाता है? ऑप्शन एक है आपके पास कोक, कोल्टार, कोलतार, पैराफिन, कोयला गैस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोलतार। क्या हो जाएगा? कोलतार। प्राकृतिक गैस से प्राप्त किस गैस का उपयोग उर्वरकों यूरिया के उत्पादन में किया जाता है? तो प्राकृतिक गैस से प्राप्त किस गैस का उपयोग उर्वरकों यूरिया के उत्पादन में किया जाएगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? शुष्क धुलाई के लिए विलायक में किसका उपयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, स्नेहक तेल। बताइए ड्राई क्लीनिंग में किसका उपयोग किया जाएगा? पेट्रोल का। किसका? पेट्रोल का। सभी लोग फास्ट फास्ट आंसर देते चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा रेशा पेट्रो रसायन से नहीं बना है? कौन सा रेशा पेट्रो रसायन से नहीं बना है? आपके पास ऑप्शन है पॉलिस्टर, ऑप्शन बी है नाइलॉन, ऑप्शन सी है एक्रेलिक, ऑप्शन डी है सूती वस्त्र। सूती का। ठीक है, कौन सा नहीं बना? तो सूती। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रेलिक क्या है? पेट्रो रसायन से बना है। कोई दिक्कत नहीं है। भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार कहां पर नहीं मिलते हैं? भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार कहां पर नहीं मिलते हैं? आपके पास ऑप्शन है त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा, उत्तर प्रदेश। भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार कहां पर नहीं मिलते हैं? तो भाई त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं कृष्णा गोदावरी डेल्टा तीनों में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेंगे। कहां पर नहीं मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में नहीं मिलते हैं। इनमें कौन कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है? इनमें कौन कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है? ऑप्शन एक आपके पास कोक, कोल्टार, कोयला गैस, बिटुमिनस कोयला। और इसमें कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन है? कोक, कोल्टार, कोयला गैस, बिटुमिनस कोयला। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा सही उत्तर? कोक। क्या हो जाएगा? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? कोक में है। किसमें है? कोक में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ में डैश की कमी आ जाती है। आपके पास ऑप्शन है उष्णता में, नमी में, शुष्कता में, इनमें से कोई नहीं। आपके पास ऑप्शन है चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ में कमी आती है। ऑप्शन एक उष्णता में, ऑप्शन बी नमी, ऑप्शन सी शुष्कता में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नमी। क्या हो जाएगा? सही उत्तर नमी। किसका उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परीक्षण में किया जाता है? किसका उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परीक्षण में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नमक का। किसका उपयोग? नमक का उपयोग करते हैं। किसका? नमक का उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत है? बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? कैसा लगा 25 क्वेश्चन? आप क्या करेंगे? रिव्यू देते चलेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा? ठीक है, अगर दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ऊनी वस्त्र के लिए महत्वपूर्ण शहर है। ऊनी वस्त्र के लिए महत्वपूर्ण शहर क्या है? ऊनी वस्त्र के लिए महत्वपूर्ण शहर क्या है? ठीक है, अरे ऊनी वस्त्र के लिए महत्वपूर्ण शहर क्या है? अरे कौन है बताइए? ऊनी वस्त्र के लिए महत्वपूर्ण शहर लुधियाना, लेह, कानपुर, कश्मीर। क्या है? लुधियाना, लेह, कानपुर, कश्मीर। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कौन कौन से शहर को जोड़ता है?
स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कौन कौन से शहर को जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता को जोड़ता है। ठीक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? ऑप्शन है आपके पास NH27, NH27, NH66B, NH2, NH7। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? NH966B। क्या होगा? 966B। ठीक है, NH966B। भारत में एक्सप्रेसवे की शुरुआत कब किया गया? भारत में एक्सप्रेसवे की शुरुआत कब किया गया? 1975 में। कब किया गया? 1975 में। भारत में एक्सप्रेसवे की शुरुआत 1975। सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है मुंबई पुणे, दिल्ली वाराणसी, आगरा लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आगरा लखनऊ। क्या हो जाएगा? आगरा लखनऊ। भारत में कुल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? ऑप्शन एक है आपके पास 4147 यानी कि 4147 किलोमीटर। ऑप्शन बी है 56 लाख किलोमीटर। ऑप्शन सी है 1,40,126 किलोमीटर। तो भारत में कुल एक्सप्रेसवे की लंबाई क्या है? 4147 किलोमीटर। भारतीय रेलवे को कितने मंडलों में बांटा गया है? तो भारतीय रेलवे को कितने मंडलों में बांटा गया है? तो वर्तमान में 19 मंडल है। भारतीय रेलवे में कितने मंडल है? 19 मंडल। कितने हैं? 19 मंडल। ठीक है। भारत में सबसे पहले रेल का परिचालन कब हुआ? ऑप्शन एक है आपके पास 16 अप्रैल 1853। ऑप्शन बी है 15 अप्रैल 1854। फिर ऑप्शन सी है, देख लीजिए, ऑप्शन सी 20 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1854। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16 अप्रैल 1853। क्या हो जाएगा? 16 अप्रैल 1853। आज की क्लास आपको कैसी लग रही है आप जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन करता है? राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन करेगा? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI करेगा। ठीक है, कौन करेगा? NHAI करेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन करेगा? तो NHAI, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। कब किया गया? 1953 में। कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953। कब किया गया? 1953। देश में कुल बंदरगाह की संख्या कितनी है? देश में कुल बंदरगाह की संख्या सभी लोग बोलिएगा। आपके पास ऑप्शन है 13, 200, 486, 123। देश में कुल बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो मेरे भाई कितनी है? 13। कितनी है? 13। भारत में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? भारत में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 35, 8500, 37, 25। तो भारत में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 25 है, 35 है। कितनी है? 35 है। कितनी है? 25। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मामरगांव पत्तन, चेन्नई, कोची। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो मेरे भाई सही उत्तर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू पत्तन। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद अंतरदेशीय जल परिवहन टर्मिनल कहां पर है? ऑप्शन एक आपके पास पटना, गया, मुंबई, विशाखापट्टनम। हमारे जो बिहार के भाई हैं देखेंगे कि क्या है, पटना पुल के नीचे आप दिखाई देता होगा, महात्मा गांधी सेतु के नीचे जो अंतरदेशीय जल परिवहन टर्मिनल, उसका नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद अंतरदेशीय जल परिवहन टर्मिनल। राष्ट्रीय जल मार्ग जल मार्ग 2 जो सदिया धुबरी तक की लंबाई कितनी है? राष्ट्रीय जल मार्ग 2 जिसकी जो सदिया धुबरी तक है की लंबाई कितनी है? आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपके पास 1078 किलोमीटर। ऑप्शन बी है 1620 किलोमीटर, 588 किलोमीटर, 891 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 891 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 891 किलोमीटर। राष्ट्रीय जल मार्ग एक संख्या का नाम क्या है? इलाहाबाद से हावड़ा। ठीक है। राज्य के जिला मार्गों से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती है? राज्य के जिला मार्गों से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती है? आपके पास ऑप्शन एक है राज्य मार्ग, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय राजमार्ग, ऑप्शन सी है जिला सड़कें, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य के जिला मार्गों से जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाएगी? तो राजमार्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? राजमार्ग कहलाती है। ठीक है। कौन सा? राजमार्ग। भारत में जनगणना कितने समय पर की जाती है? भारत में जनगणना कितने समय पर की जाती है? ऑप्शन एक आपके पास 10 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष। भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। क्या होगा? प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। यहां तक कोई दिक्कत बोलिए, यहां तक कोई डाउट है आप बोलिएगा, सुझाव दीजिएगा, क्लास में क्या किया जाएगा उसको सुधार दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आपकी सुझाव क्या है? सर्वोपरि हम आपसे एक बात जीवन में बोलना चाहते हैं कि अगर आपसे
आप किसी का बात सुने हैं, ठीक है, तो उस पर विश्वास तब तक नहीं करें जब तक आप दूसरे पक्ष का भी बात ना सुने, ठीक है। तो दोनों पक्षों का बात सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने विवेक से काम करते रहेंगे सभी लोग। चलिए, भारत में सबसे पहले पूर्ण जनगणना कब की गई थी? भारत में सबसे पहले पूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1881 में। भारत में सबसे पहले पूर्ण जनगणना कब की गई? 1881 में। 1872 में स्टार्ट हुई थी लेकिन सफल नहीं हुई थी, ठीक है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या भारत में कहां पर? उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार में, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में। पहाड़ी भागों में जनसंख्या कम होती है क्योंकि वहां काफी गर्मी है। पहाड़ी भागों में जनसंख्या कम होती है क्योंकि वहां क्या है? क्योंकि वहां क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास, वहां काफी गर्मी है, जीवन यापन कठिन होता है, मृत्यु दर अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहाड़ी भागों में जनसंख्या कम होती है क्योंकि जीवन यापन क्या होती है यहाँ पर? कठिन होती है। बिहार के सबसे घनी आबादी वाला जिला, बिहार का सबसे घनी आबादी वाला, 1 मिनट रुक जाइए। हेलो, हाँ, क्लास में अभी वीडियो डाला जाएगा, ठीक है, वीडियो बना रहे हैं, लाइव नहीं हो पाया। हाँ, राहुल जी बोल रहे हैं वीडियो बना रहे हैं, लाइव नहीं हो पाया, कॉल करते हैं आपको। हाँ, कॉल करके हम भेजते हैं, ठीक है। अभी वीडियो बना रहे हैं, लाइव अभी वीडियो प्रीमियर ही करने के लिए, ठीक है। चलिए, कॉल लाइव नहीं हुआ तो आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, ठीक है। बिहार के सबसे घनी आबादी वाला जिला, बिहार का सबसे घनी आबादी वाला जिला क्या हो जाएगा? शिवहर। 1880 लोग, 1882 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला बिहार का, सॉरी, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो आपके पास ऑप्शन है केरल, बिहार, मिजोरम, गोवा। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य भारत में कौन है? केरल। क्या होगा? केरल। क्या हो जाएगा? केरल। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, ऑप्शन आपके पास है केरल, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, सभी लोग बोलिएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, यानी कि सबसे अधिक लिंगानुपात बिहार में कहां पर? सॉरी, जिला, कहां पर? गलत लिखा गया भाई, जिला। क्या होगा? जिला, ठीक है। क्या होगा? जिला। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला क्या है? गोपालगंज। कौन है? गोपालगंज, ठीक है। क्या है? गोपालगंज। बिहार में, सॉरी फॉर दैट, राज्य बोला गया, जिला होना चाहिए, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपके पास ऑप्शन है पटना, वैशाली, रोहतास, पूर्णिया। सही उत्तर बताइएगा, क्या हो जाएगा? रोहतास। क्या हो जाएगा भाई? रोहतास। दजला फरात नदी के किनारे कौन सी नदी की सभ्यता थी? दजला फरात नदी के किनारे कौन सी नदी की सभ्यता थी? आपके पास ऑप्शन है मेसोपोटामिया, सिंधु, चीन की सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो दजला फरात नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, किसका? मेट्रोपोटामिया की सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सार्क का गठन कब हुआ? सार्क का गठन कब हुआ? सार्क का गठन 1985 में हुआ। कब हुआ? 1985 में। सार्क का गठन कब हुआ? 1985 में। निम्नलिखित में कौन एक सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश एक सार्क का सदस्य नहीं है? तो आप बताइएगा, सार्क का सदस्य कौन नहीं है? बर्मा। कौन नहीं है? बर्मा। आप लोग मेरे साथ याद करेंगे सार्क के कौन कौन से सदस्य हैं, देश हैं, ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउथ एशियन, क्या होता है? सार्क, एस साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। हम भूले नहीं थे, आप सबसे टेस्ट ले रहे थे कि आपका क्या आंसर आएगा, ठीक है, जानबूझ के इसे किया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक सार्क सदस्य नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बर्मा। सार्क का फुल फॉर्म क्या था? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसमें कुल 8 सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना 1985 में की गई, ठीक है। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। उस 8 देशों का नाम हम बता रहे हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद क्या है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। बर्मा यानी कि म्यांमार सार्क सदस्य नहीं है, ठीक है। संसार का छत कहलाता है, संसार का छत क्या कहलाएगा? पामीर का पठार, यानी कि पामीर का पठार क्या कहलाएगा? संसार का छत क्या कहलाएगा? पामीर का पठार। एशिया का सबसे ठंडा स्थान, एशिया का सबसे ठंडा स्थान बता सकते हैं आप लोग? बरखयांसक, मित्रावा, कंबोडिया, जापान। एशिया का सबसे ठंडा स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बरखयांसक, ठीक है। मित्रावा क्या है? सबसे गर्म स्थान, एशिया का सबसे गर्म स्थान मित्रावा।
एशिया का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है, एशिया का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है, बताइएगा। एशिया का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। ऑप्शन आएगा आपके पास खरदुंगला लेह, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी बैंकॉक। एशिया का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कहां पर है? खरदुंगला लेह में। कहां पर? खरदुंगला लेह में। कोई दिक्कत यहां तक बताइए। सभ्यताओं का पालना किसे कहा जाता है? सभ्यताओं का पालना किसे कहा जाता है या कहलाता है? तो सभ्यताओं का पालना क्या कहलाएगा? एशिया। क्या कहलाएगा? एशिया। क्या कहलाता है? एशिया। विश्व का सबसे मीठे पानी का झील, विश्व का सबसे मीठे पानी का झील क्या है? ऑप्शन ए आपके पास बुलर झील, बैकाल झील, कैस्पियन सागर, चिल्का झील। विश्व के सबसे मीठे पानी का झील बैकाल झील। क्या है? बैकाल झील। क्या है? बैकाल झील। क्या है? बैकाल झील। एशिया अफ्रीका से किसके द्वारा अलग होता है? एशिया अफ्रीका से किसके द्वारा अलग होता है? ऑप्शन ए का आपके पास लाल सागर एवं भूमध्य सागर से, यूराल पर्वत से, इंडीज पर्वत से, हिमालय पर्वत से। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? एशिया अफ्रीका से किसके द्वारा अलग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल सागर एवं भूमध्य सागर से। किसके द्वारा? लाल सागर एवं भूमध्य सागर से। एशिया के उत्तर में क्या है? प्रशांत महासागर, यूरोप एवं अफ्रीका, हिंद महासागर। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं क्या है ऑप्शन। उसके बाद आर्कटिक महासागर। तो एशिया के उत्तर में क्या है? तो भाई उत्तर में क्या है? प्रशांत महासागर। कौन है? कौन है बताइए? कौन सा महासागर है उत्तर में? तो प्रशांत महासागर। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई डाउट भाई, कोई तकलीफ? अगर कोई डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा, अगले दिन से उसको क्या किया जाएगा? उसमें बदलाव किया जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी डाउट का बात नहीं छोड़ा जाएगा जिससे आपको जीवन में समस्या आए। हमारा कर्तव्य क्या है? पढ़ते क्वेश्चन का सही उत्तर देना, अपने आप में इंप्रूवमेंट करना, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। गोबी मरुस्थल किस देश में है? गोबी मरुस्थल किस देश में? चीन एवं मंगोलिया में है। ठीक है, कहां पर? चीन एवं मंगोलिया में। अंधेर वन कहाँ पाए जाएंगे? अंधेर वन कहाँ पाए जाएंगे? तो अंधेर वन विषुवत रेखा के पास पाए जाते हैं। ठीक है, अंधेर वन क्या होता है? एक लंबे लंबे वृक्ष और उसके पत्ते किस प्रकार के होंगे? छाता के आकार के। ठीक है, जिससे क्या पृथ्वी पर आकाश आदि ताप क्या कहते हैं लाइट नहीं पहुंच पाया जाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? अंधेर वन कहा जाता है। 1001 अरबियन नाइट कहाँ की प्रसिद्ध साहित्य कृति के है? आपके पास ऑप्शन है पश्चिमी एशिया देशों के, मध्य एशिया एशिया के देशों की, दक्षिण एशिया के देशों की, पूर्वी एशिया के देशों की। 1001 अरबियन नाइट कहाँ की प्रसिद्ध साहित्य कृति है? तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी एशिया के देशों की। कहाँ की? पश्चिमी एशिया के देशों की। दिल्ली का लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? दिल्ली का लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है यहूदी, ताओ, सिंतो, बहाई। बमाई या बहाई होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बमाई हो सकता है या बहाई हो सकता है, दोनों में से दोनों नाम है। ठीक है, एक ही नाम है, हम बार बार भूल रहे हैं कि बमाई है या बहाई। ठीक है, कंफ्यूजन है। तो बमाई या बहाई जो मिलेगा आपको उसको ठीक लगा दीजिएगा। ठीक है, आप इसे सुधार कर लेंगे। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है बैंकॉक, मुंबई, टोक्यो, पेरिस। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है बैंकॉक, मुंबई, टोक्यो, पेरिस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बैंकॉक। क्या हो जाएगा? बैंकॉक। क्या हो जाएगा? बैंकॉक। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र ऑप्शन एक है आपके पास मानसिनराम, बीजिंग, कंबोडिया, मित्रावा। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? मानसिनराम। क्या हो जाएगा? मानसिनराम। अफगानिस्तान में किन पहाड़ियों पर भगवान बुद्ध की मूर्ति पाई गई है? अफगानिस्तान में किन पहाड़ियों पर भगवान बुद्ध की मूर्ति पाई गई है? ऑप्शन एक आपके पास हिंदू कुश, बामियान, हिमालय, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस हैं हिंदू कुश, बामियान, हिमालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बामियान। क्या हो जाएगा? बामियान। क्या हो जाएगा? बामियान। आगे बढ़ते हैं। त्योहारों का देश किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है भारत, फिलीपींस, वियतनाम, चीन। त्योहारों का देश किसे कहा जाता है? तो फिलीपींस को। किसे कहा जाएगा? फिलीपींस को। क्यूराइल जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? क्यूराइल जलधारा, क्यूराइल जलधारा मेरे भाई क्या है? गर्म जलधारा। क्या है? गर्म जलधारा। क्यूरेशिया क्या है? ठंडी जलधारा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू मैं, कोई दिक्कत भाई? टुंड्रा वन का प्रमुख पशु क्या है? टुंड्रा वन का प्रमुख पशु क्या है? आपके पास ऑप्शन है बाघ, बारहसिंगा, याक, रेंडियार। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? टुंड्रा वन का प्रमुख पशु रेंडियार है। क्या है? रेंडियार। कोई दिक्कत नहीं ना? प्लैंकटन एक प्रकार का, प्लैंकटन एक प्रकार का क्या है? प्लैंकटन एक प्रकार का क्या है? सूक्ष्म जीव है। क्या है? सूक्ष्म जीव है जो क्यूरेशियाई जलधारा में पाया जाता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है? क्यूरेशियाई जलधारा में प्लैंकटन नाम का सूक्ष्म जीव पाया जाता है, जिसके कारण वहां पर बहुत अधिक मछली का उत्पादन होता है, मछली बहुत अधिक मात्रा में पाया जाएगा। होम ऑफ मैन किस महाद्वीप को कहा जाता है? होम ऑफ मैन एशिया। किसे कहा जाता है? एशिया। सभ्यताओं का पालना किसे? एशिया। ठीक है,
सिल्क रूट किन किन महाद्वीपों को जोड़ता है? सिल्क रूट किन किन महाद्वीपों को जोड़ता है? आपके पास ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अमेरिका। ऑप्शन बी है एशिया, अफ्रीका, यूरोप। ऑप्शन सी है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। ऑप्शन डी है एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। चलिए बताइएगा कैसा लग रहा है क्लास? ठीक ठीक ठाक फील कर रहे हैं आप लोग? फास्ट नहीं ना है? अगर फास्ट है तो आप कमेंट करेंगे, अगले दिन से सुधार दिया जाएगा। इनमें कौन स्थल रुद्ध देश नहीं है? आपके पास ऑप्शन है भूटान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, बांग्लादेश। तो स्थल रुद्ध देश कौन नहीं है? तो बांग्लादेश। स्थल रुद्ध देश का मतलब जो चारों साइड से स्थल से घिरा हुआ, यानी कि उसका सीमा कोई किसी साइड से बंदरगाह से यानी कि समुद्र से नहीं लगता हो। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? ऑप्शन एक है आपके पास पेरिस, लंदन, रोम, फ्रैंकफर्ट। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पेरिस। किस क्या हो जाएगा? पेरिस। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत बताइए, कोई समस्या, कोई तकलीफ? सभी लोग उत्तर देंगे, ठीक है। आपको लग रहा होगा लाइव ही कर रहे हैं, है कि नहीं? ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है? महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मा 1919 ईस्वी में किसके द्वारा उठाया गया? आपके पास ऑप्शन है जेम्स मिल, मैके, बी ए सुख्तांकर, व्हीलर। क्या हो जाएगा बताइए? महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा 1919 ईस्वी में किसके द्वारा उठाया गया? तो क्या हो जाएगा? बी एस सुख्तांकर। किसके द्वारा? बी एस सुख्तांकर के द्वारा। संस्कृत ग्रंथों में बांधवों के बड़े समूहों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किया जाता था। संस्कृत ग्रंथों में बांधवों के बड़े समूहों के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन है आपके पास वंश, कबीला, जाति, कुल। क्या होगा? वंश, कबीला, जाति, कुल। ऑप्शन 4 है आपके पास वंश, कबीला, जाति, कुल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? सही उत्तर क्या होगा इसका? कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल। ठंडा ठंडा, कूल कूल, गर्मी है, मौसम है, कूल कूल। ठीक है। चलिए, मनुस्मृति जो संस्कृत में लिखी गई थी, जिसका संकलन हुआ, मनुस्मृति का संकलन कब हुआ? आप सभी बता सकते हैं कब हुआ? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच क्या हुआ? मनुस्मृति का संकलन कब से कब तक? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी। पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की रचना कब हुई? पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की रचना कब हुई? आपका उत्तर होना चाहिए 500 ईसा पूर्व। क्या होना चाहिए? 500 ईसा पूर्व। कब हुई? 500 ईसा पूर्व। ठीक है। चलिए, इनमें कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? इनमें कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, त्रिरत्न। तो मेरे भाई क्या नहीं है? तो त्रिरत्न। क्या है? त्रिरत्न नहीं है। ठीक है। त्रिरत्न क्या दिखाया गया था किनके द्वारा? तो महावीर जी के द्वारा त्रिरत्न दिया गया। ठीक है। वह क्या ग्रंथ नहीं था। तो बौद्ध ग्रंथ से कौन संबंधित नहीं है? तो त्रिरत्न। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया था? त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन एक है आपके पास ख्रोष्टी, प्राकृत, पाली, संस्कृत। तो त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया? बताइए आप लोग। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया? पाली में। किस भाषा में? पाली में लिखा गया। किस में लिखा गया? पाली में। कोई दिक्कत है? त्रिपिटक किस में लिखा गया? बोलिए जल्दी से। पाली में। कब? पाली में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। त्रिपिटक कहां पर लिखा गया? पाली में लिखा गया। चलिए, चरक और सुश्रुत संहिता, चरक और संहिता, ठीक है, आयुर्वेद के ग्रंथ संस्कृत में रचना की, आयुर्वेद के ग्रंथ संस्कृत में की रचना कब हुई? ठीक है। चरक और सुश्रुत संहिता, ठीक है, आयुर्वेद के ग्रंथ संस्कृत में जो लिखा गया उसकी रचना कब हुई? इसका 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से, बताएंगे सभी लोग। क्या हो जाएगा? लगभग 100 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? लगभग 100 ईसा पूर्व। पुराणों का संकलन संस्कृत में कब हुआ? पुराणों का संकलन संस्कृत में कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है लगभग 500 वर्ष ईसा, 500 ईसा पूर्व, लगभग 400 ईसा पूर्व, लगभग 200 ईसा पूर्व, लगभग 200 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलिएगा। इसका सही पुराणों का संकलन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लगभग 200 ईस्वी। कब हो जाएगा? लगभग 200 ईस्वी। कोई दिक्कत यहां तक? बताइए किसके द्वारा 1973 में महाभारत के सम आलोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद आरंभ किया गया? ऑप्शन एक आपके पास बी एस सुख्तांकर, ऑप्शन बी है अर्नेस्ट मैके, ऑप्शन सी है व्हीलर, ऑप्शन डी है जेबे ब्यूटेनन। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ए बी ब्यूटेनन। क्या होगा? ए बी ब्यूटेनन के द्वारा सन 1977 में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद आरंभ किया गया। इनकी मृत्यु 1978 में हो गई, जिसके कारण उसका वह क्या किया गया? उसके काम अधूरा रह गया। ठीक है। संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य खगोल एवं गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट और 12 मिहिर के ग्रंथ किस अवधि से संबंधित है? संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य खगोल और गणित शास्त्र पर
आर्यभट्ट और 12 मिनट के ग्रंथ किस अवधि से संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लगभग 400 से 500 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? लगभग 400 से 500 ईसा पूर्व। क्या कोई दिक्कत बताइए भाई, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या? प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? आपके पास ऑप्शन है कनिष्क, पुष्यमित्र, शुंग, मीनांडर, चंद्रगुप्त। तो प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? तो भाई कौन था बताइए? मीनांडर। कहाँ था? बैक्टीरिया देश से आया था मीनांडर, ठीक है, यूनान का शासक था। देखिए नाक मेरा पता नहीं क्यों नोचता है अजीब टाइप से, जब क्लास कराते तभी। कनिष्क का राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी बताइए जल्दी से। पेशावर। क्या है? पेशावर। क्या था? पेशावर, ठीक है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? आपके पास ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, बृहदर्थ, यशोवर्मन। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग। कौन हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग। चलिए, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश ने मगध पर शासन किया? मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने क्या किया? क्या किया भाई? मगध पर शासन किसने किया? शुंग वंश ने, ठीक है। किसने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? किसने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन है आपके पास रुद्रदामन, अशोक, कनिष्क, बिंदुसार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कनिष्क। क्या हो जाएगा भाई? कनिष्क। क्या हो जाएगा? कनिष्क। मौर्योत्तर काल में गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, गांव का मुखिया होता था, उसे क्या कहते थे? ऑप्शन आके आपके पास है अमात्य, प्रधान, गृहपति, ग्राम भोजक। मौर्योत्तर काल में गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, गांव का मुखिया होता था, उसे क्या कहते थे? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? ग्राम भोजक। क्या हो जाएगा? ग्राम भोजक। सभी लोग मेरे साथ साथ उत्तर देते चलेंगे। मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत के मजदूर वर्ग एवं दासों को क्या कहा जाता था? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? कैडेसियार। क्या हो जाएगा? कैडेसियार। क्या हो जाएगा? कैडेसियार, ठीक है। मौर्य काल में कश्मीर, कौशल और कलिंग किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे? मौर्य काल में कश्मीर, कौशल और कलिंग किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे? आपके पास ऑप्शन है वृक्ष के रेशों से बने वस्त्रों के लिए, मलमल के रेशों से बने वस्त्र के लिए, हीरो के लिए, सोना से, किसके लिए? सोना के लिए। तो हीरो के लिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हीरो के लिए। क्या हो जाएगा सही उत्तर? हीरो के लिए। चलिए, आज आपको थोड़ा सा अगर फास्ट लगे तो उसके लिए बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है, क्योंकि पहला दिन प्रीमियर वीडियो बना रहे हैं, जो कि आपका प्रीमियर हो रहा है ना। अगले दिन से आपका सुझाव के अनुसार इसमें बदलाव किया जाएगा, ठीक है। आपको कहीं से भी कोई तकलीफ नहीं आने देंगे, ठीक है। लाइव आज नहीं हो पाया, इसके कारण ये हो रहा है। वर्तमान पटना के किस जगह पर बौद्ध भिक्षुओं को ठहरने की जगह थी? वर्तमान पटना के किस जगह पर बौद्ध भिक्षुओं को ठहरने की जगह थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? भिखना पहाड़ी। कहां पर? भिखना पहाड़ी। कहां पर? भिखना पहाड़ी, ठीक है। ताम्रलिपि बंदरगाह वर्तमान में से किस राज्य में था? ताम्रलिपि बंदरगाह वर्तमान में से किस राज्य में था? तो बताइए सही उत्तर। पश्चिम बंगाल राज्य में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कहां पर? पश्चिम बंगाल। किस शासक को बौद्ध साहित्य में मिलंद के नाम से जाना जाता है? किस शासक को बौद्ध साहित्य में मिलंद के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीनांडर। किससे जाना जाता है? मीनांडर। मीनांडर जो एक यूनानी शासक था जिसकी राजधानी थी, मीनांडर जो एक यूनानी शासक था जिसकी राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? साकल, सियालकोट। कहां पर था? साकल, सियालकोट, ठीक है। कुषाण वंश के प्रथम शासक कौन थे? ऑप्शन आपके पास है कनिष्क, रुद्रदामन, कुजुल, कॉडफिसस, समुद्रगुप्त। कुषाण वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो कुजुल कॉडफिसस। कौन थे? कुजुल कॉडफिसस। क्या थे? कुजुल कॉडफिसस, ठीक है। यवन शासकों के पतन के तुरंत बाद किस वंश का शासन आया? यवन शासकों के पतन के तुरंत बाद किस वंश का शासन आया? तो शक, सिथियन वंश। किसका? शक या सिथियन वंश। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलिए, कोई डाउट है? गंधार शैली को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास इंडो ग्रीक, शुंग, मथुरा, अमरावती। गंधार शैली को किस नाम से जाना जाता है? इंडो ग्रीक, शुंग, मथुरा, अमरावती। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंडो ग्रीक। क्या हो जाएगा? इंडो ग्रीक। कोई दिक्कत भाई, कोई तकलीफ? इनमें कौन भारतीय संविधान का कार्य नहीं है? ऑप्शन एक आपके पास है भारत के नागरिकों के अधिकार की गारंटी है, यह शासन के विभिन्न शाखाओं के शक्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में रेखांकन करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आ जाए। इनमें से कौन संविधान के कार्य नहीं है? तो यह कुछ साझे मूल्यों के अभिव्यक्ति करता है। तो कौन सा कार्य नहीं है? तो संविधान सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आ जाए, यह सुनिश्चित नहीं करता है संविधान, ठीक है। तो संविधान का कार्य यह नहीं है। कोई दिक्कत बोलिए, कोई डाउट यहाँ तक, कोई तकलीफ है? क्वेश्चन कैसा लग रहा है आज आपको? क्वेश्चन का लेवल बताते चलिएगा, ठीक ठाक लग रहा है? एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण है? अगर महत्वपूर्ण है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए उपयोगी है, तो आप क्या करेंगे?
लाइक सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे चैनल को, ठीक है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहेगा, ठीक है, और बेहतरीन से बेहतरीन करने का हम प्रयास करते रहेंगे, सभी लोगों को एक बेहतर सुविधा, बेहतर क्वेश्चन देने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात को एक बेहतर दलील, इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है? ऑप्शन एक है आपके पास, संसद के अस्तित्व में आने से पहले संविधान बनाया जा चुका था। ऑप्शन बी है, संविधान के निर्माता संसद से सदस्यों से कहीं ज्यादा बड़े नेता थे। ऑप्शन सी है, संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए, इससे कौन सी शक्तियां प्राप्त होती होगी। ऑप्शन डी है, संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए, इनसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी। उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा? 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? आपके पास ऑप्शन है, 14 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 6 जुलाई 1946। बताइए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? आपके पास ऑप्शन है, 14 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 9 जुलाई 1946। इनमें से कोई नहीं। संविधान सभा की पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946। क्या है? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की रचना किसके अनुसार हुआ? संविधान सभा की रचना किसके अनुसार हुआ? आपके पास ऑप्शन है, कैबिनेट मिशन, रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 का भारत शासन अधिनियम। सही उत्तर देने वाले को एक लॉलीपॉप मिलेगा। संविधान सभा की रचना किसके अनुसार हुआ? तो कैबिनेट मिशन। किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? भारतीय संविधान के कितने सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए? भारतीय संविधान के कितने सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 93। कितने भाई? सॉरी 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 292। कितना? 292। 93 देशी रियासतों से, ठीक है, 385 कुल सदस्य बने गए, चुने गए थे, ठीक है। उसके बाद जब भारत का संविधान क्या हुआ, विभाजन हुआ संविधान का, तब 299 सदस्य रह चुके थे, रह गए थे मात्र, ठीक है। संविधान सभा का विभाजन कब हुआ? तो संविधान सभा का विभाजन 3 जून 1947 को हुआ। कब हुआ? 3 जून 1947 को संविधान सभा का विभाजन हुआ। कब हुआ? 3 जून 1947। 26 नवंबर 1949 को कुल कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किया? 26 नवंबर 1949 को कुल कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन एक है आपके पास, 299, 395, 292, 284। तो 26 नवंबर 1949 को कुल कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 284। कितने हो जाएगा भाई? 284। कोई दिक्कत है, बताइए। देखिए, मक्खी आ रहा है बार बार यहाँ पर, ठीक है। संविधान सभा में कितने अनुसूचित जातियों के सदस्य थे? संविधान सभा में कितने अनुसूचित जातियों के सदस्य थे? तो कितने थे? 28। 82% किसके थे? कांग्रेस के। 82% किसके थे? कांग्रेस के। आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी। किस देश के संविधान से? बताइएगा जल्दी सभी लोग, किस देश के संविधान से लिया गया? जर्मनी। किस देश के संविधान से लिया गया? बोलिएगा। जर्मनी। किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी। कोई दिक्कत? बताइए। आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से? जर्मनी। किस देश के संविधान से? जर्मनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत लगातार बोल दिए हम, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है क्लास? ठीक ठाक फील आ रहा है जीवन में? भारत संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया? ठीक है, 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका। किससे? दक्षिण अफ्रीका। किससे? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, आगे संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन एक आपके पास, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी। तो संघात्मक व्यवस्था कहां से लिया गया? सभी लोग बोलिए जल्दी से, कहां से? तो कनाडा से। कहां से? कनाडा से। कहां से? कनाडा से। ठीक है, कहां से लिया गया? कनाडा से। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति और न्यायालय की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति और न्यायालय की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका। क्या हो जाएगा सही उत्तर? अमेरिका के संविधान से। किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है?
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। ठीक है, कहां से? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश की संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक आपके पास आयरलैंड, कनाडा, ब्रिटिश, फ्रांस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते। संविधान सभा की बैठक 2 साल 11 महीने 18 दिनों में कितने दिनों तक चली? तो क्या हो जाएगा? 166 दिन। कितने दिन तक? 166 दिन। संविधान सभा की बैठक 2 साल 11 महीने 18 दिन तक, 18 दिनों में कितने दिन तक चली? 166 दिन। कितने दिनों तक? 166 दिन। कोई दिक्कत तकलीफ समस्या बताइएगा भाई, कोई दिक्कत तकलीफ समस्या। चलिए, संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से अपनाया गया? आपके पास ऑप्शन है, कौन कौन सा? ऑप्शन है ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड, फ्रांस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा सही उत्तर? ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। यानी कि संविधान के जो स्रोत है उस सभी को हम लोग आज एक ही क्या करते हैं, एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं। ठीक है, समवर्ती सूची संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विचार किस संबंध किस देश के संविधान से लिया गया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया की समवर्ती सूची। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य का विचार किस संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य का विचार किस संविधान से लिया गया? ऑप्शन है आपके पास अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, रूस। मूल कर्तव्य का विचार किस संविधान से लिया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रूस। क्या हो जाएगा? सही उत्तर रूस। ठीक है, अगर स्पीड होगी आप बताइएगा, स्पीड होगी बताइएगा, अगले दिन से सुधार कर लिया जाएगा। इनमें से क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है? इनमें से क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है? बस बहुसंख्यकों का शासन। क्या है? बहुसंख्यकों का शासन। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां पर है? लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्थाएं। तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्था में 50% आरक्षण बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश देता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। ऑप्शन एक है आपके पास स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर। ऑप्शन बी है समाज द्वारा स्त्री एवं पुरुष को दी गई समान भूमिका। ऑप्शन सी है बालक एवं बालिकाओं की संख्या का अनुपात। ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं के मतदान का अधिकार न मिलना। तो इसका हम लोग क्या मान लेंगे? सही उत्तर ऑप्शन डी। ठीक है, पॉलिटिक्स के अनुसार। कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? आपके पास ऑप्शन है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। तो देखिए, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा? सही उत्तर। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी, यह एक धर्म को क्या करता है? राजकीय धर्म बताता है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? किस संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के सदस्यों संख्या का लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होगा? ऑप्शन एक आपके पास 92 2003, 91 2003, 93 2005, 94 2006। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्रिपरिषद में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% होना चाहिए, उसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत है भाई? 25वां नंबर क्वेश्चन, यानी कि आज का 100वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आज सॉरी 125वां नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस सदन में उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों सदनों में इनमें से कोई किसी सदन में नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? राज्यसभा में। राज्यसभा में क्या होगा? उपराष्ट्रपति के खिलाफ केवल राज्यसभा में महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, तो भाई कैसा लगा क्लास? आप जरूर बताइएगा कि कैसा आपको क्लास लगा। ठीक है, आप क्या करेंगे? इंप्रूवमेंट के लिए जरूर कमेंट करेंगे, पॉजिटिव कमेंट करेंगे। ठीक है, हमारे निगेटिव बातों को बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन सी समस्या है, उस सभी समस्या को दूर किया जाएगा। ठीक है, जब तक आप बताएंगे नहीं हमें पता थोड़ी चलेगा कि हमारी समस्या क्या है कि नहीं। तो नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जीवन में खूब आगे बढ़ते रहे। चलिए, टाटा, बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट।